आराम से करें। हेलो। सबसे पहले तो आज मंडल जयंती की आप सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज समाजवादी छात्र सभा ने एक जो बुक ऑफ जो डिस्कशन के माध्यम से मंडल साहब को भी याद करने का एक मौजूद तारीख आज तय किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम, और मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए भी आप संगठन के तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। आज एक बुक डिस्कशन भी है, हु वर द सुधराज, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात रखते हुए आज मंडल दिवस है और उन पिछड़ों के आंदोलन को थोड़ा समझने की कोशिश करूँगा और जो मैं समझ पाया हूँ उसको आपके सामने रखूँगा। बाबा साहेब ने यह किताब जिस वक्त लिखी, हु वर द सुधराज, वह आज़ादी के आंदोलन का वक्त था। उस समय इसका सारा फॉर्मुलेशन उनके जेहन में चल रहा था। तो आज़ादी के आंदोलन के समय में जो पॉलिटिकल स्पेस है, या क्यों कहें कि जो पब्लिक स्पेस है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह किस तरह का था उस तारीख में, उस वक्त में, इसकी समझ होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप पूरे आज़ादी के आंदोलन को देखेंगे तो कास्ट की जो समझ थी वह बहुत मौलिक किस्म की थी, जो मेन स्ट्रीम हमारी नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स थी उसमें, और उस पूरे जाति के आंदोलन को मेन स्ट्रीम करने की जो सबसे बड़ी तैयारी अगर मैं कहूँ तो आज़ादी से करीब 7-8 दशक पहले मैं समझता हूँ फुले साहब ने की, और उस लेगेसी को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। और इस किताब के शुरुआत में लिखते भी हैं कि बाबा साहब ने लिखा कि सोशल डेमोक्रेसी, उन्होंने फुले साहब को यह काम डेडिकेट किया, और लिखा भी कि ज्योतिराव फुले साहब ने एक तरह से सोशल डेमोक्रेसी के सबसे बड़े वाहक और प्रतिनिधि बन के समाज में सामने आए। और बाबा साहब भी पूरी दुनिया जानती है कि उनसे बड़ा सोशल रेवोल्यूशनरी पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ शायद नहीं है, जिन्होंने समाज की सबसे जो बड़ी जड़ है हिंदुस्तान के समाज की, जाति की, उसकी जो एक बौनी समझ उस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में बन रही थी, उसको कहीं ना कहीं झकझोरा और उसको और वाइडन किया, उसको ब्रॉडन करने का काम किया बाबा साहब ने। जाति की जो समझ थी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की, आप इससे समझ सकते हैं कि दो तरह के मंच कांग्रेस के अंदर एक साथ चल रहे थे, एक पॉलिटिकल रिफॉर्म की और दूसरा सोशल रिफॉर्म का। पॉलिटिकल रिफॉर्म का जो मंच है वह काफी रेवोल्यूशनरी था, और स्वराज उसका बाद के दिनों में जब उसमें महात्मा गांधी की आपका प्रवेश होता है तो स्वराज एक बड़ा आंदोलन बनता है। स्वराज के लिए जो मांग होती है वह हिंदुस्तानियों के बड़े मांगों में से एक होती है, लेकिन बाबा साहेब के लिए जो कई मायने में स्वराज से कहीं कोई कम महत्वपूर्ण का चीज अगर नहीं था तो वह सामाजिक परिवर्तन का मसला था। सामाजिक परिवर्तन के सवाल को उन्होंने अपने तमाम जीवन के संघर्षों से जोड़कर देखते हुए उसे अपनी आने वाली अगली पीढ़ी भी कैसे लिटरेचर के माध्यम से उस आंदोलन को समझे, आंदोलन के माध्यम से उसे समझे और आगे बढ़ाते चले, इसकी तैयारी बाबा साहेब ने अपने 40-50 साल के सक्रिय पब्लिक लाइफ के अंतर्गत उन्होंने कर दिया था। इस पूरे किताब में जो एक बड़ी बात बाबा साहेब ने कही कि कास्ट का जो है वह केवल एक तरह से उसका जो सैंक्शन है वह लीगल नहीं है, वह रिलीजियस है, वह मोरल भी है। इसलिए जो आज़ादी के आंदोलन में शरीक जो मेनस्ट्रीम लोग थे उनका मानना था कि जो जाति है वह अपने आप जैसे खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो कानून बन रहे हैं उनकी बुनियाद एक आधुनिक समाज के आधार पे उन कानूनों का निर्माण हो रहा है। लेकिन बाबा साहब का मानना था क्योंकि जाति की जड़ें जो है वह हमारे मोरल एथिकल वैल्यूज को तय करती हैं, वह हमारे रिलीजियस सेंक्शन से भी आती हैं, इसलिए केवल कानून बना देने से जाति की जो जड़ता है वह नहीं जाएगी। उसके लिए आपको व्यापक स्तर पर जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की राजनीति करनी होगी, या यूं कहें कि जो रिलीजियस मूवमेंट हैं जो हुए भी आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ, दलितों में ज़्यादा वह मूवमेंट सक्रिय था, शूद्रों में मैं समझता हूँ कम था। तो उस आंदोलनों का भी असर हुआ कि जाति हल्की हल्की ही सही, लेकिन उसकी जड़ता वक्त के साथ थोड़ी तरक्की है वह कम अवश्य हुई है। 1943 के बाद जब संविधान लिखने का काम 49 में पूरा हुआ, तभी बाबा साहब ने सोशल डेमोक्रेसी की बात कही
कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें मिली है, अगर वह सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के साथ नहीं अगर कोई संवाद स्थापित कर पाता है तो वह लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। पूरी लड़ाई जो है मंडल साहब की लड़ाई है, बाबा साहब की लड़ाई है, डॉक्टर लोहिया की जो लड़ाई है, उसी सोशल डेमोक्रेसी की खोज की लड़ाई है। हिंदुस्तान की राजनीति का कैसा न्यूक्लियस एक खोजा जाए जो सोशल डेमोक्रेसी के आसपास घूमता हो, जिसमें इस देश के सताए हुए 90% लोग हों, चाहे वह अगड़ी जाति की जो महिलाएं हैं, डॉक्टर लोहिया की निगाह में वह भी उतनी ही शोषित हैं। और हम सब जो लिटरेचर पढ़ते हैं फेमिनिज्म का, उसमें भी यह है कि जो महिलाएं घर से बाहर जितनी ज़्यादा घूमने की आज़ादी हो, काम करने की आज़ादी हो, वह माना जाता है कि उसके अंदर लिबरेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और क्योंकि शूद्र समाज की महिलाएं हैं, पिछड़ों दलितों की समाज की महिलाएं हैं, उनमें यह टेंडेंसी था। तो उनमें एक तरह से महिलाओं के मामले में डॉक्टर लोहिया मानते हैं कि शूद्र समाज और दलित समाज की महिलाएं अपर कास्ट की महिलाओं से कम शोषित समझते हैं। यह एक अलग डिबेट है जिस पर बाद में बातचीत हो सकती है। लेकिन उस 90% का जो इमेजिनेशन था, जो आज 2024 के चुनाव में पीडीए जो आया है, आप पीडीए में देखेंगे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अकलियत। यह आप देखेंगे तो डॉक्टर लोहिया का जो फॉर्मुलेशन था कि पिछड़ा पावे 100 में 60, उस पिछड़े के इमेजिनेशन में ये पांचों ग्रुप थे, चाहे वह महिलाएं हों, चाहे वह अकलियत समाज के लोग हों, पिछड़े हों, तब वह शूद्र होते थे। आज पिछड़ा एक नया शब्द हमारे सामने आया है। तो इन सभी सवालों के साथ बाबा साहेब हों, डॉक्टर लोहिया हों, या उसके बाद नेताजी हों, बिहार में लालू प्रसाद यादव जी हों, सबने उस सवाल के साथ जद्दोजहद किया। और तब जाकर कहीं हमारे पास यूनिवर्सिटी में बोलने का, पढ़ने का, सियासत में जाने का, और सियासत में जाने का ही नहीं बल्कि लीड करने का जो एक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, उस पूरे आंदोलन की वजह से है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं और शायद हम कई बार सियासत करते समय उन चुनौतियों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जो पॉलिटिकल स्पेस का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है हिंदुस्तान में, उसमें एक बात समझने बहुत जरूरी है, जो मैं समझता हूँ। प्रोफेन और सेक्रेट, ये दो टर्म हैं जो रिलीजन को समझने में बहुत मददगार साबित होते हैं। कास्ट को जो है वह पॉलिटिकली जो है हमने इसे प्रोफेन घोषित कर दिया, और रिलीजन को और बाकी चीज़ों को, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को बहुत सेक्रेट उसे मान लिया हमने। कास्ट को प्रोफेन मानने की वजह से हुआ यह कि जिन लोगों ने भी जाति को खत्म करने की एक तरह से कोशिश की, थोड़ा साहस दिखाया, उसे कहीं ना कहीं पुराने मिजाज का, ट्रेडिशनल आउटफिट का उसे घोषित किया गया। यह बड़ी लड़ाई थी कि आप उस पूरे प्रोफेन घोषित करने वाले कैटेगरी को कैसे डिमिस्टिफाई करते हैं। यह कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस वक्त कास्ट को हिंदुस्तान के मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाना चाह रहे थे, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि सबसे पहले जो चीज प्रोफेन है, जिसको छूना अपराध और पाप की श्रेणी में माना जा रहा है, हम उसको कैसे मेनस्ट्रीम करें, कैसे सबकी जबान पे लाएं। और तब तक लगभग हिंदुस्तान में जो सामाजिक सुधार का एक मंच था कांग्रेस का, उसको तिलक साहब ने, सबको पता है, जो मंच को तोड़ा गया बॉम्बे पुणे के अंदर, तब तक वो एक तरह से सामाजिक आंदोलन और सुधार की जितनी कोशिशें थी कांग्रेस के भीतर से, वो ध्वस्त हो चुकी थी। वैसे हालात में जब एक तरह से सोशली रिएक्शनरी फोर्सेज उस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उस बीच में बाबा साहेब ने आके कास्ट को मेनस्ट्रीम करने का जो साहस दिखाया, वो अद्वितीय है। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में यह नजीर है कि कैसे एक उस समाज का आदमी जो समाज की सबसे अंतिम पंक्ति का है, वह पूरे आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स को बिल्कुल एक नया दिशा दे रहा है, बिल्कुल नया। डॉक्टर लोहिया तब तक, बाबा साहब की उनकी उम्र भी 19-20 साल छोटी थी, और जाति के साथ उनका जो सीरियस एंगेजमेंट हुआ है, मैं समझता हूँ 1952 के चुनाव के बाद ज़्यादा सीरियस एंगेजमेंट हुआ उनका। 52 के चुनाव हारने के बाद सोशलिस्ट पार्टी पूरी तरह से पॉलिटिकली वीक थी। 10% हमारे वोट शेयर थे, 1 करोड़ लोगों ने हमारे लिए वोट किया था लगभग। वैसे हालात में डॉक्टर लोहिया ने जाति के ऊपर अपने चिंतन को ज़्यादा डीप किया उस वक्त में, और उस पूरे आंदोलन को बाबा साहेब से फिर उनकी बातचीत भी शुरू हुई 55 के अंत के आसपास, जब वह नई पार्टी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो बाबा साहेब से उनकी बातचीत भी उसी बीच में पत्रों के जरिए होता है। अनफॉर्चुनेटली वह काम नहीं हो पाया जो हम सब चाहते हैं। आज अफसोस होता है कि बाबा साहेब को और 10 साल और डॉक्टर लोहिया को और 15-20 साल मिले होते राजनीतिक जीवन में,
इस देश का जो साझा तस्वीर हम देखते हैं वो कुछ दूसरा होता, वह ऐसी तो कम से कम नहीं होती। या जो 90 हमने 90 में देखा, उस 90 को हम शायद 15-20 साल पहले 77 में शायद देख लेते, जो एक अच्छा खासा बारात बैठ गया था और बाराती निकल के भाग गए, वो शायद नहीं होता 77 में। तो हम उस लॉस को भी आज याद करके दुखी होते हैं। और 90 के बाद जो चिंताएं हमारी हैं वह दूसरे किस्म की हैं। अब जो है वह नए लिबास में हमारे सामने वह जो सेक्रेट है वह आया है। अब सेक्रेट सिर्फ रिलीजन नहीं है, सिर्फ उस रिलीजन के आधार पे कुछ जो मोरालिटी तय होती हैं सिर्फ वही सेक्रेट नहीं है, अब बाजार भी सेक्रेट है। और बाजार में जो एक इनविजिबल हैंड की थ्योरी है एडम स्मिथ साहब की, वह भी बहुत सेक्रेट है कि बाजार अपने आप न्याय करेगा। और प्राइवेट सेक्टर इसलिए भी मैं समझता हूँ आज भी जो कॉन्शियसनेस है प्राइवेट सेक्टर को लेकर वह यही है, उसकी चेतना में यह है कि यह बहुत मेरिटोरियस कैंप के लोगों द्वारा संचालित हो रहा है। इसमें अगर जाति आ गई, आरक्षण आ गया, यह पॉल्यूट हो जाएगा। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से प्यूरिटी और पॉल्यूशन के बीच में बटा हुआ है, जहां सरकारी सेवाओं में हम समझते हैं कि हमने एक हद तक यह अर्जित कर लिया इस डिस्कोर्स को कि नहीं भाई यहाँ पे जाति के आधार पर आरक्षण के बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मैं इसी कैंपस के अंदर एमबीए के कुछ छात्रों से बात कर रहा था जो दलित समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं। मैंने उनसे पूछा इंटरव्यू के दौरान, एमए में एक पेपर लिख रहा था कि जाति आधारित आरक्षण क्या निजी क्षेत्रों में होनी चाहिए और क्या एमबीए जो एमबीए में तो खैर है आईएम में, लेकिन निजी क्षेत्रों में होनी चाहिए क्योंकि वो परस्यू करते हैं एमबीए तो उसके बाद उनको निजी क्षेत्रों में जाना ज़्यादा उनके लिए आसान होता है। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी यह जो क्षेत्र है यह पूरी तरह से मेरिट के आधार पर तय हो रहा है, इसमें जाति आएगी, अनावश्यक नए तरह के तनाव आएंगे, जो जिन फोर्सेज को हम लोग यहाँ पे दबा के रखे हुए हैं, जो खराब हैं, जो वापस ले जाना प्रतिगामी ताकतें हैं, वो फिर से यहाँ पे सर उठाएंगे। तो यह जो ख्याल है, यह जो कलेक्टिव कॉन्शियस है हमारा प्राइवेट सेक्टर को लेकर, इसको हमें ध्वस्त करने की आवश्यकता है। यह हमारे सामने चुनौती जो है वह 90 के बाद आई है, जब सिर्फ मंडल नहीं आया, उसके साथ मंदिर भी आया और बाजार भी आया। जो मार्केट, मंडल और मंदिर का M3 जो अलायंस है वह एक साथ आता है। तो एक तो नौकरियों में किस तरह से लगातार कटौती हो रही है उसकी चिंता हम सबको है, लेकिन उसके अलावा जो कलेक्टिविटी का लॉस हुआ है और इंडिविजुअल का जो सेलिब्रेशन है, यह बड़ी चिंता हमारी है। कलेक्टिविटी पूरी तरह से आज मैं समझता हूँ कलेक्टिव एक्शन का होना, स्ट्रगल्स का होना। आप दिल्ली में चले आएंगे आप किसी प्रोटेस्ट करने के लिए, एक तो कॉमन लॉजिक चलेगा कि ट्रैफिक जो है उससे बाधित होगी। न्याय के ऊपर ट्रैफिक का बाधा जो है हावी है फिलहाल। बराबरी के ऊपर जो है 2-4 लोगों की जो अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं हैं वह हावी हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिविजुअल का जो सेलिब्रेशन है वह पूरी तरह से कलेक्टिव हमारे कॉल पे या कलेक्टिव मोबिलिटी के पूरे उस ख्याल पे भारी पड़ रहा है। तो इसको जो है यूनिवर्सिटी से बेहतर स्पेस मैं समझता हूँ कोई नहीं हो सकता है, जहाँ पे कलेक्टिविटी को रीइंस्टेट करने का जो हम लोग करते थे 1990 से पहले कितने आंदोलन दिल्ली में होते थे, उन सारे स्पेसेस को एक तरह से इस सरकार ने और इसके पहले के भी निजाम ने उन स्पेसेस को कहीं ना कहीं कर्टेल करने की पूरी तरह से कोशिश की है। तो उस कलेक्टिविटी को भी हमें वापस से खोजना होगा। और सबसे बड़ी जो चिंता मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं चिंता के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि अपने सब लोग हैं, ग्रेडेड इनइक्वालिटी बाबा साहब ने कंसेप्ट दिया। मैं समझता हूँ वह जब हम लोग एससी बोल देते हैं, ओबीसी बोल देते हैं, लेकिन सचमुच में क्या एकता है ओबीसी के नाम पर, क्या एससी के नाम पर? और एकता के जो तत्व हैं वह कितने ज़्यादा हैं और उनमें जो बिखराव के तत्व हैं वह कितने ज़्यादा हैं, यह सोचने वाली बात। बाबा साहब ने बोला कि द इंडियन सोसाइटी इज नॉट सिंपली अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, इट इज बेस्ड ऑन ग्रेडेड इनइक्वालिटी, जहाँ पर हर एक जाति जो है। और बाबा साहब ने इस आइडिया को एंडोर्स किया अपने भाषण में, जब वो हैदराबाद में 1 जनवरी 1956 को सोशलिस्ट पार्टी के गठन में भाषण कर रहे होते हैं, तब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि बाबा साहब का यह विचार हिंदुस्तान की समाज को समझने का सबसे बढ़िया हथियार है। यहाँ हर एक जाति जो 3743 जातियाँ हैं जो मंडल साहब ने गिनाई है ओबीसी की उस कमीशन में, उसमें भी एक तरह का आपसी तनाव है और हम सब उसको जानते हैं, लेकिन हम पता नहीं उससे क्यों बचना चाहते हैं। हम उस तनाव को स्वीकार करें और उससे लड़ने का जो लार्जर टूल है जो हम आपको खोज सकते हैं, वह
किसी कॉमन सेंस के आधार पे काम करने वाले व्यक्ति के हिसाब किताब का मामला नहीं है। वह हम लोगों के ऊपर है जो आइडियाज के साथ एंगेज करते हैं, उनके ऊपर यह चिंता है ज़्यादा होनी चाहिए, बल्कि जो ऐसे टूल्स को खोज पाएँ जो उस बिखराव को जो 37 जातियों में है उसको एकता में तब्दील करे। दलित जातियों में जो 1500 लगभग हैं हिंदुस्तान के अंदर या उससे कम थोड़ी बहुत होंगी, उसके अंदर भी आज जो आया है उससे ऐसा नहीं है कि इसके आने से कोई लग रहा है कि उसके अंदर जो है 2-3 भाग है। बिहार में तो पहले से महादलित का मामला चल रहा है और वह आंकड़ों से दिखता है। आप बिहार में जाएंगे, मुसहर जाति की जनसंख्या बिहार में लगभग 40 लाख और उसमें कितने डॉक्टर हैं? 17 डॉक्टर हैं। 40 लाख जनसंख्या, डॉक्टर 17, 40 लाख मुसहर और इंजीनियर कितने हैं? 71 है। उसमें पॉलिटेक्निक को भी जोड़ लिया गया है। तो आप 40 लाख में से केवल 71 इंजीनियर हैं, 40 लाख में 17 डॉक्टर हैं और वहीं कोई और दलित समाज के अंदर में या पिछड़ी जाति में भी समाज के अंदर में वह ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये जो ग्रेडर इनइक्वालिटी है, इसकी वजह से जो है ओबीसी के भीतर भी जो जातियों के अंदर जो थोड़ा मैं समझता हूँ है वो आंकड़ा उस तरह का नहीं है। सब जातियों एक जैसे नहीं है स्थिति। ग्रेडर इनइक्वालिटी को सोशली और कल्चरली हमें डील करना है। और बाबा साहब ने लिखा भी है कि एक अपर कास्ट अगर जाति उन्मूलन के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी अपनी दूसरे तरह की चिंताएं हो सकती हैं। और लेकिन अगर कोई पिछड़ा जो उसको महसूस करता है, उसको जीता है, अपने लिव्ड एक्सपीरियंस में जीता है उस इनइक्वालिटी को, उस डिस्क्रिमिनेशन को, शोषण को, जहालत को, तो वह दूसरे तरह से उस पूरे प्रोसेस को समझता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सामने वह तमाम लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं जो हम अपने गाँव से उठ के, छोटे शहरों से उठ के यहाँ का आए हैं। हमारे पास आज आइडियाज़ भी हैं। तो पॉल फेरे एक बड़े एजुकेशनिस्ट में ब्राज़ील के, उन्होंने कहा कि भाई मैं समझता हूँ आइडियाज और एक्शन अगर मिल जाए, और सबने मार्क्स से लेकर सबने यही कहा कि आइडियाज अगर एक्शन में मीट नहीं करते हैं तो वह मैं समझता हूँ प्रतिगामी ताकत को मजबूत करना ही जाता है। अगर आप आइडियाज के साथ अकेले किसी कोने में खुद को बंद कर लिया आपने तो वही बात है। तो मैं समझता हूँ कि हमें चैलेंजेस को बिल्कुल फोर्थ कमिंग होकर एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। हमें उसमें बिल्कुल जगने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव हमारे सामने, चुनाव के इतर सांस्कृतिक फ्रंट पर हम जो वीक हुए हैं पिछले कई सालों में, डॉक्टर लोहिया या बाबा साहेब उन्होंने सांस्कृतिक फ्रंट पर बहुत लड़ाई लड़ी। जानते थे कि हिंदुस्तान का मानस जो है वह बैठा हुआ है। डॉक्टर लोहिया तो कहते भी थे कि निर्गुण और सगुण परंपराएं जो है हिंदुस्तान में, उनके बीच में आदान प्रदान हुआ ही नहीं है। सगुण अलग लगता है, निर्गुण अलग लगता है। कह देना कि जाति नहीं है यह अलग मसला है, लेकिन जाति को अपने प्रैक्टिस में नहीं लाना अलग मसला है। तो हम लोग तो आसानी से कह देते हैं, खासकर अगली जाति के लोग जो प्रिविलेज हैं। मेरा एक मित्र था, वह बोला कि मैं तो समझता हूँ कि जाति नहीं है। तो मैंने उसकी जाति को लेकर 4-5 बातें कह दी, उसे खराब लग गया तुरंत ही। मैं बोला अभी 2 मिनट पहले तुमने कहा जात नहीं है, तो मैंने अगर तुम्हारी जाति के बारे में 4-5 बातें कह दी तो तुमने तो डिसोसिएट कर लिया था कि कास्ट है ही नहीं, फिर तुम्हें क्यों खराब लग गया? तो यह निर्गुण था। जो पहली बात उसने कही वह निर्गुण है, लेकिन सगुण यह है कि भाई उसको तकलीफ होती है। तो हमें निर्गुण और सगुण के बीच संवाद स्थापित करना होगा, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, डॉक्टर लोहिया ने किया, और मैं समझता हूँ मंडल साहब भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाए और हम सब उसके ही वंशज हैं। उस पूरी जो वैचारिक परंपरा है उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। कई तरह की चुनौतियाँ हैं और मैं अभी बोल रहा था कि केवल जो लिबरल डेमोक्रेसी के टूल्स हैं वह इनसफिशिएंट साबित होंगे। जो करेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जिस तरह से कल्चरल लेवल पे, रिलीजन के लेवल पे जिस तरह से ऑडेसिटी दिखा रहा है हमारे आपके हकों को लूटने का, उस पर झपट्टा मारने का, उसको सिर्फ हम लोग पॉलिटिक्स के टूल से नहीं लड़ सकते हैं। हमें कल्चर की तरफ वापस जाना होगा। हमें वापस से उन ताकतों को समाज में जो रूटेड हैं उसमें से खोजने की आवश्यकता है। उसके लिए हिंदुस्तान का स्वाधीनता आंदोलन, उसके जो जितने धाराएं हैं, चाहे वह बाबा साहेब की अपनी धारा हो, फुले साहब की हो, उन सभी धाराओं के साथ हमें बहुत बारीकी से इंगेज करने की आवश्यकता है। और एक जो बड़ी चिंता है कि जो न्यू लेवल अटैक के साथ आया है, क्वांटिटी के साथ इतना ज़्यादा हमारा एंगेजमेंट क्वालिटी के साथ कम हो गया है। क्वांटिटी फिर से लगता है इसे सेक्रेट हो गया और क्वालिटी प्रोफेन हो गया। अब कहता है कोई जाति के नाम पे, अब जाति ऐसी व्यवस्था है, कोई कहे कि आपको फलां जाति की वजह से, जाति में पैदा होने की वजह से आप में जो है संख्यात्मक
वो कितना आया, कमी कितनी आई, आप में क्वांटिटेटिव लॉस कितना हुआ। अब इसको कैसे इंसान निकालेगा क्वांटिटेटिव लॉस कितना होगा। लेकिन जो पूरा न्यू लिबरल डिजाइन है, जो आपका मैं समझता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर का पूरा डिजाइन है, वह पूरी तरह से क्वांटिटी ओरिएंटेड है, वह पूरी तरह से संख्याओं पर चलता है, नंबर गेम पे चलता है, फैक्ट पे चलता है। अब यह कैसे कोई बताए कि मुसहर जाति में पैदा होने की वजह से मुझे कितना नंबर कमा सकता है, इसका कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत असंभव है। लेकिन आप पूरे रिसर्च को देखेंगे, 2-4 विषय आप छोड़ दें, हर तरफ क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक तरह से एक तरफा जलवा है। उसमें अगर आप कुछ क्वालिटेटिव करना चाहते हैं जो हमारे साइकी को असर पहुंचाता है, हमारी बनावट को, हमारी मानसिक बनावट को प्रभावित करता है, उस तरह के रिसर्च का भी बहुत प्रमोशन नहीं होता है एकेडमिया में। तो मैं समझता हूँ एक यह भी अटैक है, फैक्ट और फिगर से बियॉन्ड जाकर हमें कुछ क्वालिटेटिव टूल्स के साथ इंगेज करने होंगे और उस परंपरा को जो बहुत रीच है अपने लिटरेचर में, अपने सैद्धांतिकी में और अपने एक तरह से तमाम तरह के विपरीत आंधियों के चलने के बावजूद अंगद के पांव की तरह जमे रहने में, यह कोई मामूली बात नहीं था। डॉक्टर लोहिया जिस वक्त राजनीति कर रहे थे, किसने क्या क्या नहीं कहा उन्हें, बाबा साहब को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, उसके बावजूद जो एक बार ठान लिया तो ठान लिया। उन्होंने 1-2 चुनाव को माना कि हम हारेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां जो है इस फसल को काटेंगे। तो हमें भी चुनावी नतीजे से बहुत ना ही उदास होना है, ना ही बहुत खुश होना है। हमें उसको लेकर एक मध्य मार्ग अपनाना है। बाकी लड़ाई जो है यहाँ जो कल्चरल मोबिलाइजेशन की लड़ाई है, जो सोशल स्तर पर जो लड़ाई लड़नी है, उसको हमें मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि न्यू लिबरल अटैक की वजह से इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म इतना ज़्यादा हावी है, हर एक चीज़ पे इकोनॉमी, हर एक चीज़ पे इकोनॉमी। उस बीच में जो कल्चरल एक्टर है उसको लगता है कोई ट्रेडिशनल आउटफिट का आदमी है, इसको हटाओ, इसको जरूरत ही नहीं है सिस्टम के अंदर। तो मैं समझता हूँ कल्चर की खोज, उस पूरे परंपरा की तरफ वापस जाने ये हमारी कोशिश, उस पूरे ट्रेडिशनल आउटफिट के आदमी को जो धकेल देता है कि वह मार्केट में चलने के लायक नहीं है, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ी ताकत देगी। इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करूँगा। बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए। ज्ञान प्रकाश भैया बहुत धन्यवाद। और हम लोग आपकी बातों से काफ़ी ज़्यादा सहमत हैं, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। हम पूरा व्यवहारिक रूप से जीते हैं, हमें पूरा अच्छी तरह से देखते हैं किस तरह जातियाँ बटी हुई हो, चाहे ओबीसी समाज की हो, चाहे एससी समाज की हो, जिस समाज की हो, हम उन्हें एक ढांचे में नहीं फिट करते हैं। हम पूरी तरह सहमत हैं और समाजिक छात्र सभा इससे पूरी तरह से एग्री है कि अगर ओबीसी का बाइफरकेशन करना है तो किया जाए, हम उसका कहीं से विरोध नहीं करते हैं। और उनमें जितना 2 भाग में 3 भाग में जितने भाग में बांटना है वो बांटा जा सकता है, लेकिन उसका शर्त यह है कि हर चीज़ का जो है कि अच्छे से जनगणना हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर तरीके से उस चीज़ को देखने के बाद उस चीज़ों को बांटा जाए। सीएम टू सीएम जब SC/ST रिजर्वेशन की बात आती है तो हमें इस बात का बिल्कुल चिंता है, हम बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, हमें इसका चिंता है कि इससे एकता में कमी आ सकती है, एकता में बिखराव आ सकता है। लेकिन हमें ये भी चिंता है कि जब जीतन मांझी साहब कहते हैं कि कोई एक मांझी आयुष दिखा दीजिए, तो हमें इसकी चिंता भी बिल्कुल है। तो हम ठीक है, हम उसके विरोध करते हैं पूरी तरह से, लेकिन हम डिस्कोर्स का जो है कि पूरी तरह से वेलकम करते हैं कि इस पर बात होनी चाहिए कम से कम, इसमें हमें कोई भी शिकायत नहीं है। जहाँ तक रही सांस्कृतिक बात की, समाजवादी पार्टी इस चीज़ को हमेशा लेकर चलती है, उसका सांस्कृतिक मंच भी चलता रहता है। हमारे यहाँ इतने ज़्यादा बिरहा गाए गए हैं, अगर आप हमारे बिरहा का इतिहास देखते हैं तो वहाँ सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक एकता की बात हमेशा की गई है और वो आज भी चल रहा है। अब बात यह है कि चूँकि इंस्टाग्राम का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, तो हमारे लोग उतना देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को पूरा प्रमोट करते हैं और हम आपसे पूरा विश्वास दिलाते हैं कि छात्र सभा यहाँ पे उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी। थोड़ा हमें समय लगेगा, लेकिन हम उस तरफ आगे पूरी तरह से बढ़ते जाएंगे। हम यहाँ पर हम भी एक्टर ही उस पूरे प्रोसेस में, चिंता भी और हम एक्टर भी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, हम PS कृष्णन साहब की बातों से भी सहमत रखते हैं। जब वो लागू करते हैं मंडल के मिशन 4 भागों को खुद बांट रहे हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। रही बात प्राइवेट सेक्टर की बात, तो प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से चीज़ों का प्रोडक्शन होता जा रहा है, और वहाँ पर मैं साफ साफ बताता हूँ, मेरा भाई प्राइवेट सेक्टर में है, वहाँ पर जो जॉब्स मिलते हैं फ़ोन से ही मिलते हैं। आप अगर जाते हैं तो फ़ोन आ गया कि हाँ मेरा भाई आ रहा देख रहा है, इंटरव्यू के थ्रू ही होता है। वो फ़ोन किसका जाएगा सभी को पता है, वहाँ सब लोग फ़ोन नहीं कर सकते हैं, कुछ खास लोग ही फ़ोन कर सकते हैं। जो लोग आज प्रोफेसरशिप में इंटरव्यू में फ़ोन करते हैं, सेम वही लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ को हम अपने समाज के लोगों के डिस्कोर्स में ले जाएंगे, समझाएंगे, उन्हें प्रैक्टिकली दिखाएंगे। वो खुद भुक्तभोगी भी हैं, ऐसा नहीं है भुक्तभोगी नहीं है। मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया हूँ और वहाँ मैंने अच्छे से देखा है किस किस
फाइनेंस किसको देना है, कौन पीए बनेगा, कौन एचआर में कौन बैठेगा, सब कुछ डिसाइड होता है ऊपर से, उसमें सब कुछ देखने को मिलता है। तो हम इसके लिए पूरी तरह से कंसर्न है, ज्ञान प्रकाश भैया सब लोग पूरी तरह सहमत है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इनका जो इनसाइट से इतना ज़्यादा नॉलेजेबल था मेरे लिए कि मुझे प्यास लगी थी, मैं बैठ कर सुन रहा था, क्योंकि काफ़ी अच्छी पर्दे उभार रहे थे। हाँ, वो दुख हमें हमेशा रहेगा कि बाबा साहब और भैया का मिलन नहीं हो पाया, बाबा साहब का देहांत हो जाता है, और वो जो है कि उसके बाद सभी लोगों को पता है कि एक मूवमेंट रुक सा जाता है, क्योंकि भैया का पूरा मन था कि एक साथ में बहुजन समाज का जो है कि पार्टी बनाई जाए, साथ में की जाए। लेकिन एक चीज़ और है कि सामाजिक जो हमारे आंदोलन रहे हैं, चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, साउथ में तो काफ़ी सराहा जाता है कि फूले की लेगेसी है, पेरियार की लेगेसी है। हमारे यहाँ लेगेसी रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, चाहे वो अजय सर की लेगेसी हो, चाहे बाबू जगदीश सिंह कुशवाहा की लेगेसी हो, चाहे बिहार में जितने त्रिवेणी संघ रहा हो, चाहे पेरियार नरेश सिंह की लेगेसी हो। कल्चरल मूवमेंट अच्छे से चला है, उसको एकेडमिया में एक्नॉलेज नहीं किया गया है, और हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले टाइम में उसे एक्नॉलेज किया जाए। आज भी हम देखेंगे तो बहुत जगह अजय संघ विदित शादियाँ होती हैं, और ये परंपरा चली आ रही है। खैर, हम लोग ज़्यादा प्रमाणों की तरफ झुके हुए हैं, खासकर सोशल मीडिया से और ज़्यादा प्रभावी बनता जा रहा है कि लोग महादेव महादेव नारा लगा करके अपना अट्रैक्शन खींचते जा रहे हैं। तो खैर ये सब चीज़ें चले, लेकिन हम आपको इस करना चाहते हैं कि ये चीज़ें मूवमेंट भी हमारा चल रहा है सांस्कृतिक रूप से, उसमें हमारा मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हम अगला स्पीकर अजीत जी को बुलाना चाहेंगे, जो कि हैदराबाद से आए हुए हैं और वो दलित मुद्दे पर पढ़ते लिखते हैं, और हमारे सौभाग्य की बात है कि वो यहाँ उपस्थित है और हमारे बीच अपना बात को रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब को याद करते हुए, मैं कुछ एक बातें जो मेरे अनुभव की हैं, मेरे अपने क्षेत्र की हैं, जो अध्ययन करते हुए मैंने पाई। मैं कई बार जब विश्वविद्यालयों में जाता हूँ, तमाम जगहों पे, जब तमाम मंचों से और अपने साथियों के बीच में बातचीत रखता हूँ, तो मैं पूछ लेता हूँ एक सवाल। वो सवाल ये होता है कि आप जिन संघर्षों की बदौलत हैं, जिन लोगों ने आपको इस विश्वविद्यालय में, इस संस्थान में प्रवेश के लायक बनाया, लड़ाई लड़ी आपके हक अधिकार के लिए, उनको आप कितना जानते हैं? और पिछले 7-8 सालों में जो यात्रा जेएनयू के इसी कैंपस से शुरू हुई थी, मैंने जानना समझना जब शुरू किया, मैं छोटा सा सवाल पूछता हूँ, खासकर ओबीसी वर्ग के लोगों से। तो वो सवाल ये होता है कि बीपी मंडल का पूरा नाम बता दीजिए। जानकर हैरानी होगी कि लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो उनका बीपी ही जानते हैं, आगे का नाम कुछ नहीं जानते। तो इस मुहिम को जो समाजवादी छात्र सभा के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है कि हम नाम ही नहीं बल्कि उनके कामों को भी जाने, उनके उस अवदान को भी जाने, ये ना जाने कि वो सिर्फ एक मंडल कमीशन था और उसके ड्राफ्ट वगैरह के लिए तमाम उनके जो योगदान है उनको याद करें। तो सवाल ये है कि हमें जानना होगा, और जानने के बाद वो लड़ाई जो अधूरी रह गई, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की दिशा को भी तय करना होगा। एक समय था जब प्रेमचंद ने लिखा था कि जॉन की जगह गोविंद आ जाएगा तो क्या बदल जाएगा। आज भी वही सवाल है कि बहुत सारे लोग हमारे नाम से, पिछड़ी जाति के नाम से, आदिवासी के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, शेड्यूल कास्ट के नाम पे, तमाम नामों से तमाम कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी हैं और तमाम लोग, नाम क्या गिनाए, तो वो क्लेम करते हैं कि हम पिछड़ी जाति से हैं। आदिवासियत को क्लेम करती हुई हमारी आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, लेकिन जो लड़ाई हमारी 1990 में थी, जो लड़ाई हमारी 2002 में थी, वो लड़ाई आज हमारी 2024 में आगे बढ़ने की बजाय और पीछे की तरफ चली जा रही है। तो लड़ाई की जिम्मेदारी आज हम सबके कंधों पर है और हमें इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए एक बहुत ही सावधानी से पढ़ाई और लड़ाई को साथ लेते हुए आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अजीत भाई, आपने इतना समय निकाला और आपका इस मूवमेंट के बारे में इतना सारा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले स्पीकर के रूप में हम समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परमिंदर भाई को बुलाना चाहेंगे। तो परमिंदर जी आए और अपने कुछ बात रखें। बहुत शुक्रिया अमित भाई,
सब अभी बातचीत हो रही थी तो अभी बातचीत हो रही थी तो बातचीत के सिलसिले में ऐसे रुक गए। वो पॉज कर दीजिए।